बोलो। हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन बताएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन में उसका अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, साधन एवं विशेषताएं बताएंगे। दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जिसके माध्यम से उन दूर दराज के लोगों को शिक्षित किया जाता है जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी को किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपितु वे अपने निवास स्थान पर रहते हुए ही पत्राचार, टेप रिकॉर्डर, आकाशवाणी, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट्स, इंटरनेट की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षण विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थियों को आमने सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विद्यार्थियों की अपनी समस्याओं का हल वे विवेचित स्थानों से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा भारत में सर्वप्रथम 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आई थी। धीरे धीरे वह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मैसूर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हुई। दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा पहली परिभाषा उनकी हमें एफ रीव एड्रोस के द्वारा प्राप्त हुई है। पत्राचार शिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक उन विद्यार्थियों को ज्ञान व कौशल प्रदान करने का दायित्व संभालता है जो मौलिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे समय तथा स्थान पर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुरूप हो, यानी वो उनके उनके हिसाब से अनुरूप हो, उनके समय सीमा के हिसाब से अनुरूप हो। दोस्तों, दूसरी परिभाषा में डेविड बर्ड्स जी के द्वारा प्राप्त हुई है। दूरस्थ शिक्षा शैक्षणिक तकनीकी के लिए बनाई गई है। कौशल के अनुसार खुले रूप से सीखने का एक प्रकार है और खुले रूप से सीखने की प्रणालियों की व्याख्या उन रूपों में की जाती है जो विद्यार्थियों को उनकी पसंद या कार्यक्रमों को जहां और जब चाहे अपनी परिस्थिति के अनुकूल गति पर पढ़ने के लिए लचकदार एवं स्वतंत्र तरीके से भेंट करती है। दोस्तों, ये तो हमारा अर्थ और परिभाषा थी। अब हम आपको बताएंगे उनकी आवश्यकता। दोस्त दूरस्थ शिक्षा निस्संदेह 20वीं सदी में आई थी, परंतु इसकी आवश्यकता ज़्यादा हमें 21वीं सदी में ज़्यादा महसूस हो रही है। दोस्तों, पहली आवश्यकता जनसंख्या यानी जनसंख्या विस्फोट। दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब इसकी जनसंख्या लगभग 42 करोड़ थी, परंतु वर्तमान में यह लगभग 130 करोड़ पार कर चुकी है। यह कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। जनसंख्या विस्फोट की यह स्थिति है कि सन 1950 तक हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन से भी आगे निकल चुके होंगे। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि देश में हर साल अनेकों नए विद्यालय व महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, परंतु पढ़ने वाले बच्चों के अनुपात में इन विद्यालय तथा महाविद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है, यानी अभी भी उनकी कमी है। दूसरा, ज्ञान का विस्फोट। सॉरी। आधुनिक युग विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। प्रतिदिन ज्ञान का विस्फोट होता है, अर्थात दिन प्रतिदिन किसी न किसी दिशा में या किसी किसी क्षेत्र में नए आविष्कार होते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति तथा आधुनिक ज्ञान केवल शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए नई बातें तथा नए ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने हेतु दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा क्षेत्र हमारा आधुनिक जीवन की समस्याएं तथा जटिलताएं। आधुनिक जीवन जहां सुविधाओं से संपन्न हो गया है, वहीं अपेक्षाकृत ज़्यादा जटिल तथा समस्याओं से परिपूर्ण भी होता जा रहा है। अच्छे व्यवसाय तथा अधिक कमाई के लिए व्यक्ति इधर उधर आता रहता है। भारत जैसे विशाल देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवसाय कई गुना बड़ा हो जाने के कारण इसका ढांचा और भी जटिल हो गया। इसी गतिशीलता का दुष्परिणाम यह निकला है कि लोगों के लिए किसी नियंत्रित संस्था में प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति के लिए एक सशक्त साधन हो गया है। शिक्षा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार।
प्राचीन समय में भारत को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता था, परंतु इसके बावजूद भी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं थी। परंतु अब आधुनिक भारत में शिक्षा विशेष व्यक्तियों के अधिकार से निकल जनसाधारण तक पहुंच चुकी है। अब शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु इतना होने के बावजूद भी बहुत से विकासशील देशों में आवश्यक साधनों की कमी के कारण सभी व्यक्ति के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए तीसरा हमारा छठा है सार्वजनिक साक्षरता। दोस्तों, आधुनिक समाज में सार्वजनिक साक्षरता भारत ही नहीं अपितु सभी विकासशील देशों का प्रथम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये देश के उन कम खर्चीले साधनों की खोज में लगे हुए हैं जिनका परिणाम अति उत्साहजनक रहे। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम पाएंगे कि दूरस्थ शिक्षा नियमित शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली है। दोस्तों, सातवां पॉइंट हमारा कमाते हुए सीखना। छठा पॉइंट है आधुनिक युग में जहाँ भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, वहाँ जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन आकाश को छूती जा रही हैं, यानी कि बहुत महंगी होती जा रही हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते ही कमाई का साधन जुटाना पड़ता है। यदि वे नियमित रूप से प्रातःकालीन विद्यालय में दाखिला लेते हैं तो वे आजीविका कमाने के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ जाएंगे। अतः उनको सीखने के लिए उन्हें सायकालीन कक्षा या पत्राचार शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा कोर्सों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शैक्षिक यो हमारा सातवां पॉइंट है शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा। दोस्तों, आधुनिक समय में जीवन से जुड़ा प्रत्येक पहलू दिन प्रतिदिन जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। ऐसे में आजीविका कमाने के लिए उसे अत्याधुनिक शिक्षा लेनी पड़ेगी जो उसकी शैक्षणिक योग्यता को तो बढ़ावा देगी, साथ ही साथ उसके आर्थिक रूप से भी से ज़्यादा संपन्न बना देगी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे शिक्षा प्रदान करने के साधन। पहला साधन है पत्राचार शिक्षा, दूसरा दूरस्थ शिक्षा, आकाशवाणी, इंटरनेट, वीडियो कैसेट्स और छठा पॉइंट है हमारा मुक्त विश्वविद्यालय एवं खुला विश्वविद्यालय। दोस्तों, ऊपर के आप 5 पॉइंट तो आप लोग आसानी से ही जानते होंगे कि आप उनसे शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, परंतु आपको हम छठा पॉइंट विस्तृत में बताएंगे कि मुक्त विश्वविद्यालय या खुला विश्वविद्यालय होता क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय एक नवीन अवधारणा है। मुक्त विश्वविद्यालय उसको खुला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय उन लोगों के लिए होता है जो विश्वविद्यालय परिसर से दूर रहने वाले छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करता है। मुक्त विश्वविद्यालय के द्वार छात्रों के लिए सदैव खुले रहते हैं। इससे यह अभिप्राय है कि मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना तो किसी प्रकार का आयु बंधन होता है और ना ही उसमें औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, यानी उसमें किसी भी प्रमाण पत्र या डिग्री या मार्कशीट की आवश्यकता नहीं होती है। मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत मुख्यतः अध्ययनरत 2 क्षेत्र हैं क्षेत्र या स्तर हैं। पहला स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, दूसरा उत्तरोत्तर अनुभव या प्रशिक्षण और शिक्षा। दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय पहला मुक्त विद्यालय हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय 1962 में खोला गया था दिल्ली में। दूसरा दोस्तों पटियाला में खोला गया था पंजाबी विश्वविद्यालय 1967 में। और तीसरा विश्वविद्यालय हमारा खोला गया था जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू में 1976 में। दोस्तों, चौथा विश्वविद्यालय आंध्र मुक्त विद्यालय यानी आंध्र प्रदेश में खोला गया था 1982 में। दोस्तों, पांचवा विश्वविद्यालय हमारा मुक्त विश्वविद्यालय ये भी दिल्ली में ही खोला गया था 1983 में। छठा विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये खोला गया था 1985 में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बिहार में खोला गया था 1987 में। कोटा मुक्त विश्वविद्यालय ये राजस्थान में खोला गया था 1987 में। दोस्तों, ये भी खोला गया था। और महर्षि
दयानंद विश्वविद्यालय ये रोहतक में खोला गया था 1988 में। और शिमला विश्वविद्यालय ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में खोला गया था 1971 में। दोस्तों ये तो हमारे थे दूरस्थ शिक्षा के साधन। अब हम आपको बताएंगे दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। दोस्तों पहली विशेषता हमारी है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी माध्यमों का प्रयोग शिक्षा में उपयोगों के लिए किए गए तकनीकी माध्यमों के अन्य प्रयोगों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमें दो तरफा संचार होता है जिसमें विद्यार्थी संवाद प्रारंभ भी कर सकता है तथा उससे लाभ भी ले सकता है। दोस्तों ये हमारा पहला क्षेत्र था। अब हम आपको बताएंगे दूसरा क्षेत्र। दूर दूरस्थ शिक्षा किसी भी प्रकार से समय सीमा से मुक्त होती उसमें। दोस्तों ये दूरस्थ शिक्षा किसी भी प्रकार से समय सीमा से मुक्त होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की समय सीमा नहीं होती है। दोस्तों हमारी तीसरी विशेषता है दूरस्थ शिक्षा में पारस्परिक शिक्षा से अलग संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापक तथा शिक्षार्थी के मध्य से दूरी बनी रहती है। दोस्तों इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं आते हैं। दोस्तों ये हमारी तीसरी विशेषता थी। अब हम आपको बताएंगे चौथी विशेषता। शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को परस्पर जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में मुद्रित तकनीकी श्रव्य दृश्य साधनों तथा कंप्यूटर आदि का प्रयोग होता है। यानी जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है वो तकनीकी क्षेत्रों और श्रव्य दृश्य यानी देखने और सुनने तथा कंप्यूटर के माध्यमों का उसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हमारी चौथी विशेषता थी। अब हम आपको बताएंगे पांचवी विशेषता। सॉरी। दूरस्थ शिक्षा स्वशिक्षण कार्यक्रमों तथा निजी अध्ययन से अलग है। इसमें अधिगम सामग्रियों के नियोजन निर्माण तथा शिक्षार्थियों की सहायक सेवा पर दूरस्थ शिक्षा संगठनों का पूरा प्रभाव रहता है। दोस्तों ये हमारी पांचवी विशेषता थी। अब हम आपको बताएंगे छठी विशेषता। दूरस्थ शिक्षा पारस्परिक शिक्षा से भिन्न होती है, इसलिए क्योंकि इसका दृष्टिकोण औद्योगिक होता है। ये हमारी छठी विशेषता थी। सातवीं विशेषता। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी समूह में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षण दिया जाता है। ये हमारी सातवीं विशेषता थी। अब हम आपको बताएंगे आठवीं विशेषता। दूरस्थ शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है। दोस्तों ये हमारी विशेषताएं थी। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।